वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुप्रभात। मैं सरोज चौधरी गोरेगांव पहाड़ी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सभी का ये पहला दिवस है, तो इसीलिए मैंने गणेश जी की स्तुति की है। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये मोमबत्ती मैंने क्यों जलाई थी, और जलाई थी तो इसकी रोशनी गई कहाँ, और गई तो इसमें रोशनी आई कहाँ से थी? कोई बता सकता है मुझे? मेरी पहचान में यहाँ पर प्रिया है। बच्चा, आप बता सकते हो कि इसमें रोशनी आई कहाँ से थी, या इसकी रोशनी गई कहाँ? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता। कोई कहेगा कि इस दिया सलाई की वजह से है, कोई कहेगा कि इस मोम की वजह से है, कोई कहेगा इसमें विद्यमान इस धागे की वजह से। ऐसा हो सकता है किसी एक की वजह से इसमें ये रोशनी थी? नहीं। इन सभी का मिला जुला स्वरूप है ये रोशनी। उसी प्रकार हमारे जीवन में परिवार का महत्व होता है। हम हमारे जीवन में अकेले संपूर्ण नहीं हो सकते। आई बात समझ में? हमें हमारे जीवन में यदि संपूर्णता चाहिए तो हमारा पूरा परिवार हमारे साथ होना चाहिए। हमारे देश को हमेशा कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम का नाम लिया जाता है। वसुधा अर्थात पूरी धरती का नाम लिया जाता है। वसुधा अर्थात क्या होता है? अर्थ क्या होता है? पूरी धरती। और कुटुंब यानी परिवार। फिर हम हमारे परिवार क्यों खोते जा रहे हैं? आपको ये बात महसूस नहीं होती कि हम हमारे परिवार छोड़ते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं? जिस तरह से रोशनी गायब हो जा रही है, धीरे धीरे हमारे नजर के सामने से अचानक गायब हो गई और हमें पता भी नहीं चला, उसी तरह से हमारे हाथ से सारे रिश्ते नाते गायब हो रहे हैं। आज संयुक्त परिवार के नाम पर कुछ नहीं बचा, केवल मैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। इसके अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा। आज हम ये जानते हैं कि हमारा घर, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा दौलत, और बाकी कुछ नहीं है इस धरती पर। जहां पर मेरा मैं की भावना आ जाती है, वहां पर सारा कुछ समाप्त हो जाता है। पतंग आसमान में कितनी भी ऊंची उड़ जाए, लेकिन उसकी डोर यदि कट जाए तो वो मुंह के बल जमीन पर आकर गिर जाती है। उसी तरह यदि इंसान परिवार से कट जाए तो वो कितना भी ऊंचाइयों को छू ले, वो आखिरकार वो जमीन पर आकर गिर जाता है। पहले के जमाने में नहीं देखा है बच्चों कि संयुक्त परिवार इतने बड़े बड़े होते थे, 10, 12, 15 लोग एक साथ छोटे छोटे घरों में रहते थे, लेकिन खुशहाल रहते थे। पता ही नहीं चलता था कि कौन किसका बच्चा है, कौन किसका नाती है, कौन किसका पोता है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है। कंघी करने बैठते थे, तेल काजल करने बैठते थे, तो पता ही नहीं चलता था कौन किसका बाल बना रहा है, कौन किसके बच्चे को घुमाने ले जा रहा है ना? शादी ब्याह होता था तो बोलते थे पहले बड़े भाई के बच्चों की तो शादी हो जाए, फिर हमारे बच्चों की शादी होगी। ऐसे लाइन लगती थी। लेकिन अब केवल अपने बच्चों के बारे में हम सोचते हैं। वो संयुक्त परिवार समाप्त हो गए, और तब हमें एहसास होता है जब हमारे जीवन से ये सारे रिश्ते नाते धीरे 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 खत्म होते हैं। ये रोशनी जैसे हमारे नजर के सामने से गायब हो जाती है, उसके बाद हमको इसकी अहमियत नजर समझ में आती है। उसी तरह से जब हमारे जिंदगी से कोई चला जाता है, लुप्त हो जाता है, उसके बाद हमें उसकी अहमियत नजर आती है। उसके बाद हमको उसकी अहमियत समझ में आती है कि काश हमने उनके साथ में सानिध्य का रिश्ता रखा होता, समझदारी का रिश्ता रखा होता, प्रेम का रिश्ता रखा होता, नाता रखा होता, तो शायद वे हमारे साथ जीवन भर प्रेम से रहे होते। इसलिए बच्चों,
अपने रिश्तों को संभालना सीखो। आज हम लोग इसी रिश्ते नातों से संबंधित एक छोटी सी लघु कथा है। लघु कथा का अर्थ समझते हो बच्चों? लघु कथा का अर्थ होता है एक विराट कथा का छोटा सा अंश आप लोगों के सामने आज मैं रखने जा रही हूँ, जिसका नाम है झलमला। झलमला, झलमला का अर्थ होता है झलमला का अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाश या रोशनी जो हमारे सामने से गायब हो गई है, जिसे लिखा है रचनाकार श्री पदमलाल पुन्नालाल मिश्र पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने, जिनका जन्म 27 मई 1894 खैरागढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 18 दिसंबर 1971 रायपुर मध्य प्रदेश में हुई। मैं झलमला के माध्यम से एक अनोखे रिश्ते के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे हमारे जीवन में दादा दादी, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, सभी रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसी तरह से एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है देवर भाभी का। उस रिश्ते को आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देवर अर्थात होता है देवर। देवर का अर्थ होता है, देवर का अर्थ समझते हो बच्चों? देवर का अर्थ होता है दूसरा वर। आप लोग गांव में कभी गए होंगे, शादी ब्याह में दूल्हे के साथ में घोड़े पर एक सहवाला बैठाया जाता है, कभी देखे हो? किसी ने देखा है? सहवाला बैठाया जाता है, वो भाई का छोटा भाई, दूल्हे का छोटा भाई होता है। उसको भी दूल्हे की तरह ही सजाया धजाया जाता है। वो दूल्हे का एक तरह से साये की तरह वो दूल्हे के साथ रहता है और वो भाभी के साथ में एक पुत्र के समान, मित्र के समान हमेशा रहता है, जो भाभी की सारी तकलीफों को, दुखों को हमेशा सुनता है, उसके साथ प्रेम से रहता है और भाभी को माँ समान समझता है। ऐसी ही देवर भाभी की एक छोटी सी लघु कथा है, कहानी के रूप में श्री पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। मैं एक आप लोगों के पास यदि पुस्तक नहीं होगी तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को के सामने ये जो कहानी है ये शेयर करती हूँ। आप लोग इसके माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। नजर आ रहा है आप लोगों को सबको? हाँ टीचर। हाँ टीचर। तो आइए हम झलमला के द्वारा उस प्रकाश की खोज में निकले, जो प्रकाश हमसे बिछड़ गई है, हमसे दूर हो गई है। हमें पता भी नहीं चला कि रोशनी कब गायब हो गई, कैसे गायब हो गई। छोटी सी एक हल्की सी हवा की झोंके से हमारे सामने से रोशनी गायब हो गई। हम उस रोशनी की खोज में निकल पड़े और उसको मेरी कोशिश रहेगी कि इस कहानी के अंत तक मैं उस रोशनी को आप लोगों के सम्मुख ला सकूं और उसका स्पष्टीकरण कर सकूं। तो ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि मैं बरामदे में टहल रहा था, इतने में मैंने देखा कि बिमला नौकरानी अपने आंचल के नीचे, आंचल समझते हो? पल्ला, पल्लू के नीचे एक प्रदीप लेकर बड़ी भाभी के कमरे की ओर जा रही। प्रदीप का अर्थ होता है दिया, दीपक। दिया समझते हो? डिबरी। दीपक लेकर बड़ी भाभी के कमरे की ओर जा रही है। मैंने पूछा, क्यों री,
यह क्या है? वह बोली, झलमला। झलमला का अर्थ मैंने समझाया। झलमला का क्या अर्थ है? प्रकाश। प्रकाश। मैंने फिर पूछा, इससे क्या होगा? उसने उत्तर दिया, नहीं जानते हो बाबू, आज तुम्हारी बड़ी भाभी पंडित जी की बहू की सखी होकर आई है। होकर आई है मतलब पंडित जी की सखी बनकर आई है, इसीलिए मैं उन्हें झलमला दिखाने जा रही हूँ। मैं उन्हें रोशनी दिखाने जा रही हूँ, प्रकाश दिखाने जा रही हूँ। तब तो मैं भी किताब फेंक कर घर के भीतर दौड़ गया। किताब फेंक कर घर के भीतर अंदर चला गया। मैं दीदी से जाकर मैंने कहा, दीदी थोड़ा तेल तो दे दो। तेल क्यों मांग रहे हैं लेखक? तेल तो दे दो। दीदी ने कहा, जा, अभी मैं काम में लगी हूँ। मैं निराश होकर अपने कमरे में लौट आया। फिर मैं सोचने लगा, यह अवसर जाने न देना चाहिए। अच्छी दिल लगी होगी। दिल लगी का अर्थ होता है मजाक करना। आप लोग शायद ये जानते होंगे कि देवर भाभी के बीच में मजाक का भी एक रिश्ता होता है। मैं इधर उधर देखने लगा। इतने में मेरी दृष्टि एक मोमबत्ती के टुकड़े पर पड़ी। अब आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा कि मैंने मोमबत्ती का ही सहारा क्यों लिया। समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ मैं टीचर। चाहती तो मैं दिया भी ले सकती थी, लेकिन मैंने मोमबत्ती का ही सहारा लिया। मैंने इधर उधर देखा। मुझे इतने में ही मेरी एक दृष्टि एक मोमबत्ती के टुकड़े पर पड़ी। मैंने उसे उठा लिया और एक दिया सलाई का बक्स, दिया सलाई का बक्स यानी माचिस की डिब्बिया, समझ रहे हो? माचिस की डिब्बी, दिया सलाई की बक्स लेकर भाभी के कमरे की ओर गया। मुझे देखकर भाभी ने पूछा, कैसे आए हो बाबू? मैंने बिना उत्तर दिए ही मोमबत्ती के टुकड़े को जलाकर उनके सामने रख दिया। भाभी ने हंसकर पूछा, यह क्या है? मैंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, झलमला। भाभी ने कुछ ना कहकर मेरे हाथ में 5 रुपए रख दिए। मैं कहने लगा, भाभी तुम्हारे प्रेम के आलोक का इतना ही मूल्य है। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। क्या तुम्हारे प्रेम के प्रकाश का मूल्य 5 रुपया ही है? केवल मुझे 5 रुपया ही दोगी? भाभी ने हंसकर कहा, तो कितना चाहिए? मैंने कहा, कम से कम 1 गिन्नी। गिन्नी का अर्थ होता है सोने की मुद्रा, सोने का सिक्का। गिन्नी का क्या अर्थ होता है? सोने की मुद्रा। सोने का सिक्का। भाभी ने गिन्नी निकालकर मुझे दे दी। इस पर लिख दो। भाभी ने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, सॉरी, कहने लगा, भाभी तुम्हारे प्रेम के आलोक का इतना ही मूल्य है। भाभी ने हंसकर कहा, तो कितना चाहिए? मैंने कहा, कम से कम 1 गिन्नी। भाभी कहने लगी, अच्छा इस पर लिख दो, मैं अभी देती हूँ। मैंने तुरंत ही चाकू से मोमबत्ती के टुकड़े पर क्या लिख दिया? मूल्य 1 गिन्नी। यहाँ पर उन्होंने लेखक में लिख दिया मूल्य 1 गिन्नी। मैंने तुरंत ही चाकू से मोमबत्ती के टुकड़े पर लिख दिया। भाभी ने गिन्नी निकालकर मुझे दे दी और मैं अपने कमरे में चला आया। कुछ दिनों बाद गिन्नी के खर्च हो जाने पर यह घटना बिल्कुल भूल गया। अब बच्चे थे लेखक, वो एकदम भूल गए। गिन्नी विन्नी खर्च हो गई और वो होते करते पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए और ऐसे समय बीत गया। 8 वर्ष व्यतीत हो गए। व्यतीत हो गए मतलब 8 वर्ष बीत गए। मैं BA LLB होकर इलाहाबाद से लौट कर आया। इसका अर्थ समझते हो? वो कहाँ पढ़ने चले गए थे? इलाहाबाद। इलाहाबाद। वो कहाँ पढ़ने चले गए थे? इलाहाबाद। वापस आने पर उन्होंने क्या देखा? घर की वैसी दशा न थी।
दशा यानी वैसे हालात न थे जैसे 8 वर्ष पहले थे। न भाभी थी न विमला थी, भाभी भी नहीं थी और विमला भी नहीं थी। भाभी हम लोगों को सदा के लिए छोड़कर स्वर्ग चली गई। भाभी का देहांत हो गया था, स्वर्ग चली गई थी। और विमला कटंगी पे खेती करती थी। कटंगी का अर्थ होता है गांव में जो मजदूर वर्ग होता है वो अधिया पे काम करता है, जमीन दूसरे की लेते हैं और उस पे साल भर काम करते हैं और आधा अनाज अपने पास रखते हैं और आधा अनाज जिसकी जमीन है उसको देते हैं। संध्या का समय था। संध्या का अर्थ होता है शाम का समय था। मैं अपने कमरे में बैठा ना जाने क्या सोच रहा था। पास ही कमरे में पड़ोस की कुछ स्त्रियों के साथ दीदी बैठी थी। दीदी याद आ रही है? कौन सी दीदी? हमने पहले ही पढ़ा था। वो दीदी से तेल मांगने गया था, अपनी दीदी से। विमला से। दीदी विमला नहीं, विमला नहीं, दीदी, दीदी थी उसकी, बड़ी दीदी। दीदी से, दीदी और उसके साथ कुछ स्त्रियां बैठी थी, उनकी आवाजें आ रही थी, कुछ बातें हो रही थी। इतने में मैंने सुना दीदी किसी स्त्री से कह रही थी, कुछ भी हो बहन, मेरी बड़ी बहू घर की लक्ष्मी थी। बड़ी बहू यानी उनकी भाभी जिनका देहांत हो गया। उस स्त्री ने कहा, हाँ बहन, खूब याद आई। मैं तुमसे पूछने वाली थी, उस दिन तुमने मेरे पास सखी का संदूक भेजा था। ये सखी कौन है? वो पंडित जी की बहू। दीदी ने उत्तर दिया, हाँ बहन, बहू कह गई थी उसे रोहिणी को दे देना। उस स्त्री ने, उसमें सब तो ठीक था, उस स्त्री ने कहा उसमें सब ठीक था, पर एक विचित्र बात थी। उसने क्या कहा कि ठीक है, वो बड़ी बहू ने जो मुझे संदूक भेजी थी वो तो बहुत सब कुछ ठीक था, लेकिन उसमें एक विचित्र बात मैंने देखी। दीदी ने पूछा, कैसी विचित्र बात? वो कहने लगी, मैंने संदूक खोलकर देखा, मैंने संदूक खोलकर एक दिन देखा तो उसमें एक जगह खूब हिफाजत से, हिफाजत समझते हो, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही संभाल कर, हिफाजत यानी बहुत ही संभाल कर एक रेशमी रुमाल में कुछ बंधा हुआ मिला। मैं सोचने लगी ये क्या है। कौतूहलवश उसे खोलकर मैंने देखा। कौतूहलवश समझते हो? जिज्ञासावश। जिज्ञासावश यानी जानने की इच्छा से मैंने उसको खोलकर देखा कि इसमें क्या है। बहन कहो तो उसमें भला क्या रहा होगा? अब बताओ तो जरा उसमें क्या रहा होगा? दीदी ने उत्तर दिया, गहना रहा होगा। उसने हंसकर कहा, नहीं, उसमें गहना नहीं था, वो तो एक अर्धजली मोमबत्ती का टुकड़ा था और उस पर लिखा हुआ था मूल्य 1 गिन्नी। क्षण भर के लिए मैं ज्ञान शून्य हो गया। इस शब्द से आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है? इसमें बहुत विराट अर्थ छुपा हुआ है कि लेखक एकदम हतप्रभ हो गए। उन्हें एकदम समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें ऐसे लगा उन्होंने अपनी सारी दुनिया खो दी। वो ज्ञान शून्य हो गए। उन्होंने जितना ज्ञान प्राप्त हुआ था उनका सारा ज्ञान खो गया। उन्होंने जितना ज्ञान अर्जित किया था, जितनी ज्ञान कमाया था, सारा ज्ञान उनसे खो गया। जो पढ़ाई की थी उनको कुछ नहीं याद। उनको ऐसे लग रहा था उन्होंने अपने जिंदगी की अमूल्य धरोहर अपने भाभी के रूप में खो दी। फिर अपने हृदय के आवेग को वो क्षण भर के लिए मैं ज्ञान शून्य हो गया। फिर अपने हृदय के आवेग को न रोककर मैं उस कमरे में घुस पड़ा और चिल्लाकर कहने लगा। वो अपने दिल के गुबार को बिल्कुल रोक ना पड़े और चिल्लाकर
कहने लगे वो मेरी है मुझे दे दो, वो बच्चों की तरह एकदम चिल्लाने लगे कि वो मोमबत्ती मेरी है मुझे दे दो। जैसे वो काफी बड़े थे, ये एलएलबी किया था, लेकिन फिर भी उनके मन का जो गुबार था एकदम से चेहरे पर एकदम जबान पर आ गया कि नहीं वो मेरी है मुझे दे दो। कुछ स्त्रियां मुझे देखकर भागने लगी। ये गांव में ऐसे ही होता था ना कि अगर कोई पुरुष आ जाते हैं अंदर, तो जो पर्दाधारी स्त्रियां रहती हैं वो यहाँ वहां हो जाती हैं, पुरुषों के सामने खड़ी नहीं रहती हैं। कुछ स्त्रियां मुझे देखकर भागने लगी, कुछ इधर उधर देखने लगी। उस स्त्री ने अपना सिर ढाकते ढाकते कहा, अच्छा बाबू मैं कल उसे भेज दूंगी। पर मैंने रात को एक नौकरानी भेजकर उस टुकड़े को मंगा लिया। लेकिन लेखक से रहा नहीं गया। लेखक ने रात को ही एक नौकरानी को भेजकर उस टुकड़े को मंगा लिया। कौन से टुकड़े को? मोमबत्ती के टुकड़े को। उस दिन मुझसे कुछ खाना नहीं खाया गया। मतलब लेखक इतना उद्विग्न हो गए, इतना दुखी हो गए कि वे जितना समय रहे उनको ऐसा लगा कि क्यों वे अपने भाभी के सानिध्य में नहीं रहे, क्यों उन्होंने अपने रिश्ते को नहीं समझा, क्यों वो वहां से चले गए। और ऐसा ही होता है बच्चों, जब हमारे रिश्ते जब हमारे जीवन से चले जाते हैं, हमारा कोई नजदीकी व्यक्ति जब इस दुनिया से चला जाता है, तब हमें उसकी छोटी छोटी बातें याद आती हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि काश हम उसके और करीब रहे होते, हम उसकी छोटी छोटी बातों को जाने होते। काश मैंने थोड़ा और उसके बारे में उसके साथ सानिध्य में रहे होते। काश मैंने उसके जज्बातों को समझा होता। काश कि मैं उसको और समझा होता। तब पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता है। पूछे जाने पर मैंने कहकर टाल दिया कि सिर में दर्द है। जब लेखक को कहा गया कि खाना खा लो, तो लेखक ने कहा नहीं मेरे सिर में दर्द है। बड़ी देर तक मैं इधर उधर टहलता रहा। जब सब सोने के लिए चले गए, तब मैं अपने कमरे में आया। मुझे उदास देखकर कमला पूछने लगी, सिर का दर्द कैसा है? पर मैंने कुछ उत्तर न दिया। चुपचाप जेब से मोमबत्ती को निकाल कर जलाया और उसे एक कोने में रख दिया। कमला ने पूछा ये क्या है? मैंने उत्तर दिया झलमला। कमला कुछ न कह समझ सकी। मैंने देखा कि थोड़ी देर में झलमले का क्षुद्र आलोक धीरे धीरे इसकी रोशनी धीरे 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 जल कर ये पूरा आलोक यानी रोशनी रात्रि के अनंत अंधकार में एकदम चिर अंधकार में विलीन हो गया, खत्म हो गया। इसी तरह से बच्चों, हमारे जीवन में भी हमारे रिश्ते कब समाप्त हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। आप इस देश के कर्णधार को अब तक जो गलतियां बड़ों ने की हैं उसे मत दोहराना। अपने जीवन में जो रिश्ते नाते हैं उनको संभाल के रखो। पहले के बूढ़े बुजुर्ग देखो, दादा दादी जो थे उनसे बूढ़े बुजुर्ग किस तरह से अपने रिश्ते नातों को संभाल के रखते थे। और आज क्या हुआ है? आज ऐसा नहीं रहा है। आज केवल एकल परिवार चलता है। आज तो कोई अपनी बेटी की शादी करने जाता है और सुनता है कि संयुक्त परिवार है, तो बोलता है नारे बाबा इतने बड़े परिवार में मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा, उसको काम बहुत पड़ेगा। और क्या करते हैं, एक जहाँ अकेला बेटा है, अकेले माँ बाप है, ऐसी जगह पे शादी करते हैं। और अब तो एक व्यक्ति के लिए एक कमरा है, फिर भी शांति नहीं है। लोग डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड करते हैं। पहले ऐसा था ही नहीं। लोग अपने आप को एक दूसरे से समर्पित रहते थे। अपने दुख दर्द को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग एक दूसरे की आंखों में देखकर समझ जाते थे। किसी को किसी की जरूरत है तो अपने चीजों को त्याग देते थे, और त्याग ही परिवार को चाहिए होता है। जब तक त्याग की भावना नहीं आएगी तब तक आप जीवन में अपने परिवार को बांधकर चलना नहीं सीख पाओगे। मेरी यही विनती है आप लोगों से बच्चों कि आप
आगे चल के अपने परिवार को बांध कर चलना सीखो। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि यदि आप लोगों को कोई इसमें दिक्कत हो, कोई शब्द छूट गया हो मुझसे बाय मिस्टेक, तो आप लोग मुझसे इसके अर्थ पूछ सकते हो। और कोई अगर त्रुटि समझ आ रही हो कि नहीं टीचर ये नहीं समझाया है, तो मुझे पूछ सकते हो, तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। नहीं टीचर, आपने अच्छा पढ़ाया, सब समझा टीचर। ओके, ठीक। तो मैं कुछ पूछूं आप लोगों से प्रश्न? इसमें जैसे कृति में बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ यही बताना है कि इसमें निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही गलत पहचानिए तथा गलत कथन को सही करके लिखिए। कुछ स्त्रियां, पहला है, कुछ स्त्रियां मुझे देखकर भागने लगी। सही या गलत? सही। सही। इसकी सही। जैसी दशा न थी जैसे 8 वर्ष पहले नहीं थी। गलत। कमला, कमला कुछ न समझ सकी। सही। वह तो एक अधजला कागज का टुकड़ा था। गलत। गलत है। गलत है। उन लोगों का बोल मिलके दूसरा शुरू होता है। और कुछ आप लोगों को पूछना है मुझसे तो पूछ सकते हो। एनीवन? हाँ, अर्चना वर्मा बोलो। हाँ अर्चना वर्मा दिख ही नहीं रही मुझे। हाँ अनम्यूट करके बोलो अर्चना। यस टीचर, समझ आया। समझ आया? कुछ पूछना है आपको बेटा? नो टीचर। अच्छा, कोई डाउट है किसी शब्द को लेकर, किसी सेंटेंस को लेकर, वाक्य को लेकर? नो टीचर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं टीचर। नहीं टीचर। ठीक है, फिर मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहती हूँ कि आप लोग जीवन में अपने सभी संबंधों को, चाहे मित्रता का संबंध हो, चाहे भाई बहन का संबंध हो, चाहे चाचा चाची का संबंध हो, चाहे ताया ताई का संबंध हो, चाहे दादा दादी का संबंध हो, सारे संबंधों को संभाल कर चलोगे। चलोगे? हाँ हम दिखाओ मुझे, हाँ ना नहीं, हम दिखाओ, सभी लोग हम दिखाएंगे। यस। हम सिर्फ एक आया। ओके, बहुत ज्यादा तो है नहीं, सिर्फ 2 कहानियां हैं।
एक यहाँ पे दिया है पेज नंबर 50 पे, निम्न शब्दों का उपयोग करते हुए लेखन कीजिए। मोमबत्ती, कागज, बूंदे, नारियल का वृक्ष। इसको, इस विषय को, इन शब्दों को उपयोग में लाकर आप लोगों को एक कहानी लिखना है और ये सब संयुक्त परिवार का महत्व लिखना है, जिसके बारे में हमने काफी स्पष्टीकरण पहले ही कर लिया है, इस पर हमने काफी चर्चा की है। इसको लिखना है और इसके बाद में निम्नलिखित मुद्दों को उचित क्रम में रखकर इसके आधार पर एक कहानी लिखना है, कहानी लेखन करना है। जैसे मन में निश्चय, छुट्टियों में गांव आना, लोगों का जुड़ना, कुआं पानी से भरना, कुआं तैयार होना, लोगों का खुश होना, एक लड़का, सीख, शीर्षक, एक मित्र का साथ देना, प्रतिवर्ष सूखे की समस्या का सामना, शहर के महाविद्यालय में पढ़ना, कुआं खोदने का प्रारंभ। इसको आपको एक क्रम में लगाना है और फिर उसके बाद में आपको एक कहानी बनानी है और उसकी सीख लिखनी है और एक उचित शीर्षक लिखना है। उसके बाद एक अंतरजाल की सहायता से विविध राज्यों में मनाए जाने वाले, अंतरजाल यानी इंटरनेट की सहायता से, इंटरनेट का उपयोग तो आज हम लोग कर ही रहे हैं, इंटरनेट की सहायता से भैया दूज और रक्षाबंधन पूरे विविध राज्यों में, अनेकों राज्यों में किस तरह से भैया दूज और रक्षाबंधन मनाए जाते हैं उनको आपको लिखना है, उनकी विधियों को लिखना है, किस तरह से मनाया जाता है। हर राज्य में अनेकों विधियां होती हैं, महाराष्ट्र में अलग है, यूपी में अलग है, पंजाब में अलग है। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में किन किन विधियों द्वारा भैया दूज का त्योहार और रक्षाबंधन का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में ये पाठ के आंगन में तो ये हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। और परिवार के प्रिय व्यक्ति पर आपके विचार लिखिए, आपके परिवार में आपका सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है, इस पर आपको आपका विचार लिखना है। और उसके बाद में मैं देश का और देश मेरा, इस पर आपके विचार स्पष्ट कीजिए। इस पर आप सभी लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विचार अवश्य लिखने हैं। बस यही मेरा होमवर्क है। और अगर इस गृह कार्य से संबंधित किसी को कोई समस्या या डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। नहीं है? नहीं टीचर। नहीं टीचर। नहीं टीचर। क्या करें? नहीं टीचर। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी, छोटी सी जो लघु कथा है, वो अच्छी तरह से समझ आई होगी और इस पर आप लोग विचार करेंगे। ये छोटी सी लघु कथा है लेकिन इसका अर्थ बहुत विराट है बच्चों। यदि आपने इसको अपने जीवन में उतार लिया तो इसको अपने पूरे जीवन भर आप भूलोगे नहीं और आज से ही आपका जीवन एकदम बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। आपको सदैव ये कहानी याद रहेगी। और लघु कथा का अर्थ भी मैंने आप लोगों को बताया कि लघु कथा एक जो बहुत बड़ी कथा होती है उसका एक छोटा सा अंश होता है। जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं लेकिन हम पूरे 3 घंटे की मूवी नहीं किसी को बताते, कोई प्रिय घटना होती है वही हम लोगों से डिस्कस करते हैं। उसी तरह से लघु कथा भी होती है, जो छोटी छोटी घटनाएं मन में रह जाती है, मनपटल पर रह जाती हैं, उसी को हम लोगों से बांटते हैं। इस तरह से लेखक ने भी अपनी भाभी की तो एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की। तो शायद इसी देवर भाभी के संबंध से उन्होंने हमारे सामने सारे संबंधों को उजागर किया है। और मैं यही होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी बच्चे और या जो भी मेरे इस वक्तव्य को या मेरे इस लेसन को देख रहे हैं, सभी के अंदर ये बात, ये जज्बात पहुंचे कि
परिवार जो होता है वही सब कुछ होता है। मैंने सुविचार भी आज यही लिखा था कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, और परिवार के बिना हम कुछ भी नहीं। तो परिवार है तो हम सब कुछ है, परिवार नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। बस यही मेरा आज का संदेश है, यही मेरा सुविचार है। धन्यवाद।